गांव था जो कि बाद में मधुबनी पेंटिंग के नाम पर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। मधुबन गांव मधुबनी पेंटिंग के आधार पर ही मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो बना है। ठीक है, एक कल्चरल जो हिस्टोरिकल मतलब क्या कर सकते हैं कि उसके इतिहास का बोध करता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावे ये पेंटिंग वर्तमान समय में देखा जाए तो मिथिलांचल क्षेत्र के लगभग 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब बड़े पैमाने पर लोग बनाते हैं। इसलिए मधुबनी पेंटिंग नाम रखना शायद एक छोटे से क्षेत्र का बोध करता होगा, इसलिए इसको वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, मिथिला पेंटिंग, अर्थात ये पूरा मिथिलांचल क्षेत्र का बोध करता है। ये तो इतना आप समझ गए। अब यदि इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब दे सकते हैं इसको, कि जो ब्रिटिश जो सर्वे टीम था, भूकंप जो आया था 1934 में, तो सबसे पहले मधुबन गांव में ही इसका सर्वे किया गया था, जहां पे इस घर घर पेंटिंग्स बनाए गए थे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, मधुबनी पेंटिंग। लेकिन इसका व्यापक जो इसका क्षेत्र होने के कारण इसका वर्तमान में क्या नाम रखा गया है, मिथिलांचल या मिथिला पेंटिंग। हाँ, वही चीज है, क्योंकि सर्वे टीम जहां पहुंचती है, ऐसा नहीं था कि हड़प्पा में ही ये पूरा सभ्यता था, लेकिन पहला लोकेशन वही था, इसी वजह से उसका नाम रख दिया गया। हो सकता था कि मधुबन के जगह पे दूसरा कोई गांव में यदि पहले पहुंचते तो उसके नाम पे हो जाता। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग उस ओरिजिन पॉइंट जहां की शायद अंग्रेज जहां पहुंचे थे पहली बार खोजने के लिए, जहां देखा था, इस वजह से उसका नाम पड़ा। और मिथिला पेंटिंग जो है पूरा एरिया का बोध करता है जहां पे ये पेंटिंग बनाया जाता है। लेकिन ये तो ठीक है, एक व्यापकता को दर्शाता है, लेकिन वर्तमान समय में मिथिला क्षेत्र के बाहर भी इस पेंटिंग्स का क्रेज बढ़ा है। जिस प्रकार से सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार मिथिला पेंटिंग को प्रमोट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। बिहार के, क्योंकि ये पटना जो है मगध का क्षेत्र है, मिथिला का क्षेत्र है नहीं, लेकिन देखो पटना जंक्शन यदि जाते हो तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे मिलेगा। यदि आप पटना विश्वविद्यालय या तो जितना भी विश्वविद्यालय के वाल हैं, दीवार जो है, वहाँ पे पेंटिंग्स बनाए गए हैं। बिहार सरकार के जो ऑफिस कार्यालय है और उसके जो वाल हैं, दीवार, वहाँ पे देखोगे काफ़ी बड़े पैमाने पर ये पेंटिंग बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस पेंटिंग्स का विस्तार किया जा रहा है। हाल के वर्षों में 2-3 साल पहले जब कोविड-19 आई तो इसमें एक नया चीज देखने को मिला। नया चीज ये था कि हालांकि मिथिला पेंटिंग अर्थात मधुबनी पेंटिंग मुख्य रूप से महिलाओं के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है कि इसमें कलाकार कौन रहे हैं, महिला ही रहे हैं। लेकिन कोविड-19 के दौर में जब लोग मास्क का यूज कर रहे थे तो उस समय एक रेमंत कुमार मिश्रा नामक एक व्यक्ति थे जो मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। उन्होंने मास्क पर जो है मधुबनी पेंटिंग बना करके सेल करना स्टार्ट किया। इसलिए अब धीरे धीरे पुरुष कलाकारों का भी उसमें क्या है, भागीदारी या पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। रेवंत कुमार मिश्र को मास्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसी मधुबनी, हालांकि मास्क का उसने आविष्कार नहीं किया था, बल्कि मास्क पर उन्होंने क्या बनाया था, मधुबनी पेंटिंग बनाया था, इसलिए उसको उपाधि के तौर पर मास्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस कला के जो कलाकार हैं, खास करके महिला, जिसमें कि विभा लाल है, उसको नेशनल अवार्ड्स मिला है, सुंदरी महासुंदरी देवी हैं या तो महादेवी हैं, इन लोगों को भारत सरकार के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न तो नहीं मिला है, लेकिन कई कलाकार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। यदि टोटल डेटा उठा के देखें तो 48 वर्षों में या तो पिछले 50 वर्षों में अब तक इस कला के कलाकारों में से 8 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है। अब राष्ट्रीय स्तर पर इस
इस चित्रकला को तो सरकार प्रमोट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इस राष्ट्र के बाहर भी इस कला का क्रेज है, बढ़ा है। कई देशों में इसके लिए संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं और मधुबनी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी के तौर पर, प्रदर्शनी मतलब इसको वहाँ किसी देश में जैसे कोई फेस्टिवल होता है या तो कोई समारोह होता है, वहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पर इस मधुबनी पेंटिंग को सामने लगाया जाता है। बिहार की इस पेंटिंग्स को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। ये सब आपका फैक्ट है जो कि आप उस फैक्ट को उसमें शामिल करेंगे लेखन में। इतना ही नहीं, मधुबनी पेंटिंग्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रोत्साहित किया ही जा रहा है, साथ ही साथ बिहार सरकार इसको राज्य स्तर पर जो मिथिला क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र है वहां भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और आम जनमानस में ये मिथिला पेंटिंग बहुत पहले से है, आज भी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त किया है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए मुख्यतः 3 पार्ट में इसको बदलेंगे। इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, इसके बाद उसका जो विशेषता है या तो जो क्वेश्चन का बॉडी है, और लास्ट में इसको कंक्लूजन समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ, ओवरऑल पढ़ने के लिए उसमें से थोड़ा सा समीक्षा या तो हम लोग कहेंगे कि एग्जामिन करेंगे उसको कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, यदि इसमें कुछ कमियां हैं उस कमियों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रो पार्ट देखेंगे। इंट्रो में क्या देखेंगे कि ये मधुबनी पेंटिंग एक्चुअली है क्या। उससे पहले थोड़ा सा ये डायग्राम देख लीजिए, देखिएगा मधुबनी पेंटिंग। तो उसमें से पहला देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड, इसका एक्सपेंशन, इसका फीचर, विशेषता, या तो इसको आप कह सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस भी पूछा जा सकता है, महत्व। तो महत्व पूछे या विशेषता पूछे या फीचर पूछे तो सब एक ही है। इसके बाद इसकी समीक्षा करेंगे, यानी कि एग्जामिन करेंगे, और इसमें पॉजिटिव पक्ष और नेगेटिव दोनों देखेंगे, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, और लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन जब इसका हम लोग विशेषता देखेंगे तो विशेषता को इसको कई पार्ट में बांटेंगे, जैसे कि ये इसका स्टाइल, कौन सा स्टाइल में ये बनाया जाता है, इसके प्रकार क्या है। तो मुख्यतः 2 प्रकार, स्टार्टिंग में 2 प्रकार से बनाए जाते थे। पहला होता था वॉल पेंटिंग और दूसरा होता था अरिपन। अरिपन को कोर्टयार्ड पेंटिंग भी कहा जाता है, लेकिन कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन। तो एक ये छोटा सा क्षेत्र का बोध करता है। अब इसको बड़ा दायरा बनाने के लिए इसको कह सकते हैं कि फ्लोर पेंटिंग। फ्लोर में ये कोर्टयार्ड भी आ जाएगा। अब देखो जैसे दीपावली वगैरह सब होता है तो रंगोली बनाया जाता है, तो वो सिर्फ पहले तो बड़ा बड़ा आंगन होता था तो आंगन में बनाता था। अब तो सबका टाइल्स लगा हुआ घर है, कोई तो आंगन बनाता ही नहीं है। नया जो घर बनाने की शैली है, हाँ, आंगन बहुत गिने चुने पुराने घरों में बड़ा सा आंगन होता था, सारे लोग उस आंगन में इकट्ठा होते थे। अब तो द्वार जो है, दरवाजा के सामने जमीन होता है, उसमें जो है गाड़ी उड़ी रखने के लिए बनाया जाता है। तो अब अलग तरीके से घर बनाए जाते हैं। तो अब कोर्टयार्ड तो बहुत कम ही हो गया है, इसलिए इसका एक बढ़िया शब्द होगा फ्लोर पेंटिंग। तो ये एक वॉल पेंटिंग हो गया, इसको फ्लोर पेंटिंग भी कह सकते हैं। इसका सब्जेक्ट मैटर, इसका विषय वस्तु क्या है, और फिर इसके टूल्स, इसको बनाने में किन किन टूल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 2 टूल्स होंगे, रंग, और उसको बनाने के लिए ब्रश वगैरह सब, कैनवास वगैरह सब कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके मुख्य चित्रकार कौन है, पेंटर कौन कौन कौन।
ये तो इसका हो गया फ्लो चार्ट। और ये फ्लो चार्ट जब बना देते हैं तो फिर इसी के आधार पर आप पूरा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। लिख लिए? ठीक। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलिएगा? मधुबनी पेंटिंग क्या है? एक फॉक पेंटिंग है, लोक चित्रकला है। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में यह पेंटिंग क्या हुआ, विकसित हुआ, और ये उत्तर बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा गांव है? मधुबन नामक गांव से हुई थी। इसलिए इसे मधुबनी पेंटिंग अर्थात मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। इस चित्रकला का विषय वस्तु कैसा है? यानी जो पुरानी कथाएं हैं, जैसे रामायण हो गया, उससे जुड़ी हुई कथा, ये तो पुरानी कथाएं हो गई। पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं मतलब कि जो लोकल एरिया में जो कुछ प्रचलन में कथा कहानी होता है उस पर आधारित। ज्यादातर धार्मिक कथाओं, जैसे राम सीता का स्वयंवर, रामचंद्र जी का वनवास, इस तरह के जो चित्र जो है अंकित कराए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक जो एक्टिविटी है, जैसे कि वृक्ष है, फल है, फूल है, पहाड़ है, पत्थर है, इस तरह के भी इसमें चित्र बनाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, प्राकृतिक के साथ साथ मानवीय जीवन के महत्वपूर्ण पहलू, जैसे पालकी उठाते हुए कहार, या तो फिर घोड़े का चित्र, मतलब जो मानव जीवन के इंपॉर्टेंट जो गतिविधि होता है उससे आधारित जो है चित्र ये बनाए जाते हैं। तो मोटा मोटी जो बातें हैं यही है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था? मधुबन नामक एक गांव से हुआ था। उसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? तो ये पर्टिकुलरली कौन सा एरिया में देखने को मिलता है? तो गंगा का जो उत्तरी भाग है, ये मिथिलांचल क्षेत्र के अंतर्गत ये पेंटिंग देखने को मिलती है। इसका विषय वस्तु क्या है? सब्जेक्ट ऑफ मैटर। तो ये एक तरह से पौराणिक जो गाथाएं हैं, उसको क्या कह सकते हैं? माइथोलॉजिकल स्टोरी, फॉक स्टोरी, रिलीजियस स्टोरी, इसके अलावा जो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन लाइफ, ऐसे कर सकते हैं। के लाइन में हुआ इसका परिचय? 4 से 5, ठीक है, एवरेज ये वाला ठीक है। और शॉर्ट वाला लिखिएगा तो डायरेक्ट, मधुबनी पेंटिंग एक लोक चित्रकला है जिसकी उत्पत्ति उत्तर बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के अंतर्गत मधुबनी नामक गांव से हुई थी। बस इतना है। इसके बाद ये वाला जो फीचर है तो कई बार दोहराएगा, विषय वस्तु में शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा सा, नहीं लिखे हैं, लिखिए, थोड़ा सा स्पीड लिखिए। हो गया? अक्षर में बाद में बैठाइएगा, इसको तेज खींचिए। लीजिए ये वाला बनाइए मैप, ये वाला बनाइएगा। ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है और इसी क्षेत्र में एक गांव था मधुबन, जहां से W.J. आर्चर के द्वारा मिला था। और फिर धीरे धीरे इसका एक्सटेंशन हुआ यहां तक कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के ये वाला पूरा जो रीजन है पूर्वी बिहार का
जिसमें कि भागलपुर से लेकर के आपका पूर्णिया, कटिहार, यहाँ तक किशनगंज तक के जो है पूरा इसका प्रभाव देखने को मिलता है नॉर्दर्न बिहार में, जो मिथिला रीजन है। मैप थोड़ा सा ढंग का बनाइएगा, बड़ा सा, एकदम नहीं कि छोटा सा बना दीजिए, और बना करके उसको घेर के अच्छे से डिजाइन कर दीजिए। बिहार का मैप बनाना बड़ा आसान है। अब जैसे कोई सरप्राइज करने के लिए पूछ सकता है कि क्या ये मधुबनी में ही इसका ओरिजिन हुआ था? बोलिएगा नहीं सर, लेकिन माना जाता है कि मधुबन में ही हुआ था। वो रेंडमली मतलब उस गांव को सबसे पहले चयन कर लिया गया, इसलिए मधुबनी नाम पड़ा। ये तो पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में इसकी पेंटिंग होती है। ये चीज आपको पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग बैकग्राउंड पे जाएंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो लिखिएगा बैकग्राउंड या इतिहास, या पृष्ठभूमि भी लिख सकते हैं बैकग्राउंड को। हेडिंग डाल दीजिएगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में ये लिखिएगा क्या है। मधुबनी पेंटिंग के विकास की एक लंबी प्रक्रिया रही है, श्रृंखला या प्रक्रिया रही है। ऐसी मान्यता है कि, मान्यता यानी कि इस दावे के साथ आप नहीं कर सकते है कि इस चित्रकला शैली का विकास राम सीता के विवाह के समय हुआ था। मतलब एक मैथोलॉजिकल एक स्टोरी है कि इसका जो विकास है या तो इसका ओरिजिन शायद राम सीता के विवाह के समय हुआ था, परंतु इसका व्यवस्थित एवं विस्तृत रूप आधुनिक काल में ही देखने को मिलती है। मधुबनी पेंटिंग्स का विस्तृत पहचान 1934 में बिहार में आए भूकंप के दौरान ब्रिटिश अधिकारी WG आर्चर के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त हुई थी। चलिए, तो इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया, थोड़ा सा मैप आपने बना दिया, इसके बाद इसका बैकग्राउंड भी लिख लिया। और बैकग्राउंड लिखने के बाद जो इसका मेन बॉडी है कि मधुबनी पेंटिंग की जो फीचर्स है यानी विशेषता या इंपॉर्टेंस, उसका हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि उसमें क्या क्या लिखना है। तो उसका हेडिंग भी डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मधुबनी पेंटिंग,
और उसका फ्लो चार्ट बना दीजिएगा कि इसका स्टाइल क्या है, सब्जेक्ट मैटर्स क्या है। हो गया? चलो इसका एक्सटेंशन थोड़ा सा देख लीजिए तो, विस्तार। ये एरिया में पूरा जो है विस्तार, अब तो पूरा बिहार में ही देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो मिथिला क्षेत्र में इसका एक्सटेंशन ज़्यादा हुआ। तो इसमें से कौन कौन सा जिला आता है मुख्य रूप से? तो मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब इसका मेन सेंटर रहा है मधुबनी पेंटिंग का। यहाँ पे लिखा भी है, also known as Mithila folk art, it is originated in Madhubani village of the capital city of ancient Mithila। यानी कि जो प्राचीन मिथिला है उसके अंतर्गत शायद ये कैपिटल सिटी रहा होगा मधुबनी। हो गया? हाँ, वहां बनाए ही है ना वो, आप घर में भी इसको कर सकते हैं, ऊपर में तो बनाए ही हैं, या तो नोट्स मिलेगा ही। अब जो है एक बार फिर से जो है इसका फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मधुबनी पेंटिंग, जिसमें कि स्टाइल, इसके प्रकार, काइंड के कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के देखने को मिलता था, एक तो हो गया वॉल पेंटिंग और दूसरा हो गया आपका, इसको फ्लोर पेंटिंग कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये कई जगह पे इसका जो है विस्तार हुआ है। कपड़े पे भी बनाए जाते हैं, देखिएगा साड़ी वगैरह पे आता है, कई कपड़े पे आप पहनने वाले जो कपड़े हैं उस पे भी बनाए जा रहे हैं, रुमाल पे बनाया जा रहा है, हैंडकरचीफ, मास्क पर मैंने तो बताया ही कि वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। कई सरकारी ऑफिस, कार्यालय, रेलवे स्टेशन, रेलवे, जैसे वंदे भारत वगैरह सब जो सीतामढ़ी से चलाया गया था उसमें देखिए पूरा मधुबनी पेंटिंग ही किया गया है। इसके अलावा आपका मेट्रो जो स्टार्ट हुई वहाँ पे भी बनाया जा रहा है। तो अब पहले जो इसका प्रकार दो होता था, वॉल और फ्लोर, अब इसका विस्तार हुआ है, यानी कि अब अन्य अन्य जगहों पे भी बनाया जा रहा है। तो प्रकार में मुख्य रूप से लिखेंगे, इसके बाद दो पहले लिख करके और इसके बाद फिर जो है इसका जो नया नवीन जो इसमें परिवर्तन जो आया है वो भी लिख देंगे। जितना भी नोट्स और पुराने जो किताब देखेंगे इसमें दो ही प्रकार के मिलेंगे, जो कि ये आपका पुरानी सोच का बोध करता है। अब जैसे विवाह, हमारे यहाँ विवाह का जो परिभाषा है वो इतना मतलब पुराना दिया गया परिभाषा है कि एंथ्रोपोलॉजी जो ऑप्शनल पेपर था ये सब एकदम मतलब ट्रेडिशनली बीपीएससी पूछता ही था कि विवाह क्या है, और एम श्रीनिवासन के द्वारा संस्कृतिकरण या विवाह का परिभाषा जो है या विवाह के प्रकार, तो ये पुराने जो है कि मनु ने 8 प्रकार के विवाह मनुष्य स्मृति में बताए हैं, या तो फिर विवाह के इतने टाइप हैं। लेकिन लेटेस्ट जो विवाह में जो परिवर्तन आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है समय समय पर, इस विवाह को आपने जोड़ा नहीं जोड़ा। तो जब आपका नवीनतम उसमें चीज नहीं डालोगे
तो फिर तो ये तो पुरानी, मतलब क्या बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव माइंड हो गया ना, कि जो 100 बरस पहले परिभाषा था उतना ही रट के आए हो। तो यहाँ रटने वाला आदमी नहीं चाहिए ना। आप ऑफिसर बनोगे, आप इनोवेटिव आदमी होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी नॉलेज भी रखना जरूरी है। तो जो ये दो तरह के हैं, उसके अलावे भी जो ना जहाँ पे नया नया है चीज़, उसको आप लोग अपने मन से जोड़िएगा। क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास लिमिटेड सोर्स है जानकारी का, तो आपके पास ज़्यादा हो सकता है, तो उस चीज़ को भी इनोवेट करिएगा, वहाँ पे डालिएगा, ठीक है। इसके अलावे फिर आपका है इसका सब्जेक्ट मैटर, यानी कि कैसे बनाया जाता है, किन किन चीज़ों का तस्वीर बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सा टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो पहला तो रंग हो गया, इसके बाद ब्रश वगैरह जो बनाए जाते हैं वो, और इसके बाद पेंटिंग, जो पेंटर है, चित्रकार, तो ये सबको करके इसके बाद फिर इसका समीक्षा कर देंगे। इतना में से सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टाइल। कोई सवाल है क्या? चलो, मधुबनी पेंटिंग का जो स्टाइल क्या है, यह एक लोक कला है, आंचलिक यानी फोक आर्ट है, और इसमें पौराणिक कथाएं यानी कि जो प्राचीन मैथोलॉजिकल जो स्टोरीज है उसको इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें क्या क्या का चित्र है, तो सीता स्वयंवर है, वैवाहिक रस्मों जैसे कोहबर वगैरह सब बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियां, ये सब इसके स्टाइल है, शैली है इसके। और भी आपके दिमाग में कुछ आता रहा हो तो इसमें जरूर डालिएगा। इत्यादि मैंने लिख दिया है, तो इत्यादि में आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ चीजें बनाया जाता है तो डाल दीजिए। इस बार मेंस के लिए आप लोग को 5 महीना समय मिलेगा तैयारी करने का। जनवरी लास्ट या तो फरवरी मंथ में हो सकता है इसका मेंस का एग्जाम, तो काफ़ी समय है। 17वीं में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन को डीआई जो है उसमें से एक डीआई को काफ़ी टफ किया था। एक डीआई आपका आसान रहेगा, एक टफ करता है। और टफ होने का मेन रीज़न ये है, पहले 4 डीआई पूछा जाता था तो उसमें 2 को सेलेक्ट करना होता था। अब इसको जो खंड में बांट दिया है ना, सेक्शन में, कि एक जो डीआई है तो उसमें 2 रहेगा, एक करके अथवा करके दूसरा। अब क्या करता है कि दोनों का दोनों इजी एक में ही डाल देता है, और दूसरा वाला जो सेक्शन है उसमें दोनों का दोनों टफ उसमें डाल देता है। पहले होता था कि 2 इजी में से चुन करके बना लेता था लोग, मतलब रेंडमली कहीं भी कोनो चुन के, लेकिन अब ये है कि दोनों का टफ एक ही जगह पे मिलेगा और दोनों इजी एक ही जगह पे मिलेगा, तो बड़ा मुश्किल हो गया। पिछले बार जो है एक डीआई बनाने में लगभग 1 घंटा 10 मिनट या इतना लेंदी कर दिया है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा डीआई वगैरह बनाता है उसका भी 1 घंटा के आसपास, 1 घंटा 5 मिनट लगा है डीआई बनाने में। लेकिन ओवरऑल एवरेज देखा जाए डीआई में टाइम देने का तो 40 से 45 मिनट ये इनफ माना जाता है। तब फिर आपका जो है मतलब क्वालिटेटिव आंसर राइटिंग हो पाएगा। नहीं तो आप मैक्सिमम टाइम डीआई पे ही दे दोगे तो फिर तो लास्ट वाला जो 2-3 गो प्रश्न होगा वो खींचोगे। जानकारी रहने के बावजूद भी खींचा जाता है उसको किसी तरह।
अब वो सिचुएशन के अनुसार देखिए, क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में 3 प्रकार के स्ट्रैटेजी बनाए जाते हैं। पहले मैच होने से पहले कि कौन खेलेगा, कौन पिच के अनुकूल है खिलाड़ी, और इसके बाद फिर जब क्यूरेटर होता है, पिच क्यूरेटर, उससे पूछा जाता है कि ये स्पिनर को मदद मिलेगा कि तेज गेंदबाज को। फिर देखिएगा पिच रिपोर्ट आता है, जो अनुभवी खिलाड़ी होते जाए माइक, जैसे रवि शास्त्री जाएंगे माइक लेकर के पिच को टटोलेंगे कि लगता है कि ज़्यादा धूप पड़ा है या ग्रास बड़ा है, तो उसके अनुसार फिर वो गेंदबाज को चेंज करते हैं। फिर टॉस होगा तो पहले बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, और पता चला कि ये जो डिसीजन लिया और 2 ओपनर पहले आउट हो गया, तो फिर तो आप रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो धोनी इसमें इसलिए माहिर माने जाते थे। धोनी कई लेवल पर वो रणनीति बनाते थे, लास्ट समय तक वो जो है लोग नहीं समझ पाता था। तो वही है आंसर राइटिंग। पहले से आप कितना भी तैयार होके जाओ तो सिचुएशन के अनुसार जो रणनीति वहां बनाएगा, कि यदि डीआई थोड़ा टफ लग रहा है तो प्रयास ये करना है कि पहले लिख लिया जाए, जो आपका प्रश्न वाला है उसको लिख करके फिर जो टाइम बचेगा उसमें डीआई पे दीजिएगा। नहीं तो पता चलेगा कि या तो एक डीआई इजी है तो पहले एक डीआई बना लो, इसके बाद फिर आंसर लिख लो, क्योंकि अब तो जगह छोड़ दिया गया है ना कि डीआई के लिए अलग अलग जगह दे रहा है, प्रश्न का अलग दे रहा है। तो पहले इस तरह से आंसर राइटिंग करेंगे सिचुएशन के अनुसार। अब दोनों डीआई इजी दे दिया है तो पहले डीआई बनाओ, क्योंकि डीआई में 72 का 72 मार्क्स मिलेगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसमें कि 100% मार्क्स मिले। तो डीआई का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अभी समय है डीआई पे बहुत जबरदस्त काम करें आप लोग। अब परसेंटेज का परसेंटेज निकालने के लिए दे रहा है, हाँ, परसेंटेज का परसेंटेज पूछ रहा है, जो बहुत अच्छा अर्थमेटिक में है, उसका भी दिमाग, अर्थमेटिक जो मैथ बनाता है उसका भी दिमाग उसे कुछ समय के लिए घुमा देता है। तो ये सब प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तो डीआई में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम मतलब हुआ कि आपका प्रश्न छूट जाएगा। तो उसको भी कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिस जरूर करिए प्रत्येक। चलो ये पेंटिंग वगैरह सब देखो कि कैसे कैसे इसमें बनाया जाता है। ये कोहबर पेंटिंग है, हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बनाया जाता है, जिसमें बैल बना दिया गया, ये बना दिया, यहाँ शुभ विवाह लिखा जाता है, लड़का लड़की का नाम लिखा जाता है। हालांकि वो भी था लेकिन हमने नहीं डाला कि चलो क्यों शुभ विवाह करना है। इसमें विभिन्न प्रकार के देखो फिगर है, इसमें प्रकृति से संबंधित जैसे सूर्य हो गया, वृक्ष को बनाया गया है, जानवर पशु पक्षी ये सब बनाए गए हैं, है ना। इसकी मछली है, ये सीता स्वयंवर है। पिछले बार शायद यहाँ की दूसरे इंस्टीट्यूट में हमको मधुबनी पेंटिंग टीचर्स डे में गिफ्ट दिया गया था, किसी स्टूडेंट ने ही बनाया था, तो मिथिला क्षेत्र के ही थे। तो मिथिला सरस्वती का चित्र बनाया था, खुद से बनाया था और बहुत अच्छा बनाया था। तो ये इसका पेंटिंग का स्टाइल है। तो ये तो बनेगा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बनाना नहीं है, सिर्फ देख लेना है कि किस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें से आप इसका निकालिए एक विशेषता, यानी कि इम्पोर्टेंस, इसमें क्या क्या फीचर इसमें छिपा हुआ है। ये क्या लग रहा है? ये तो लगता है कि किस पे बनाया गया होगा, कैनवास पे बनाया गया होगा या तो फिर दीवार पे, वॉल पे बनाया गया होगा, नहीं। तो इसमें देखो लैंडस्केप, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्री आधार पर इसका एक दायरा बनाया गया होगा, नहीं, आरेख खींचना। और फिर देखो इसमें प्रयास ये किया गया, इसके बारीक पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस नाक इतना देखो, नाक इसका कितना लंबा कर दिया है। तो पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग में अंतर है, क्योंकि उसके कलाकार क्या थे, काफी प्रोफेशनल थे, क्योंकि वो कहां से आ रहे थे, मुगल दरबार से आ रहे थे। लेकिन ये एक परंपरागत चित्रकला है, इसमें एक्सपर्टीज होना जरूरी नहीं है। आप मुख्य रूप से जो आपका जैसे ऐसे कार्टून टाइप का भी बना करके उसमें ये कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि इसमें मतलब प्रोफेशनलिज्म की जरूरत नहीं है, यानी कि आप जो है उसमें माहिर होने के लिए जरूरत नहीं है। इस वजह से देखो इसका कैसा चित्र बनाया गया है,
तो ये डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं कि पटना कलम चित्रकारी और मधुबनी पेंटिंग। देखो कार्टून टाइप का इस सिंबॉलिक, अब देखो सीता ऐसे थोड़ो लग रहे होंगे, राम जी इस तरह थोड़ो लग रहे होंगे, मतलब सिंबॉलिक तौर पर उसका क्या कर दिया गया, संकेतात्मक रूप से चित्र को उकेर दिया गया। तो मधुबनी पेंटिंग में उसके बारीक पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके रियलिस्टिक्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि पेंटिंग खराब हो जाएगा कि अच्छा रहेगा, बल्कि इस पे किस चीज पे ध्यान दिया जाता है, संकेत पर कि राम होंगे। हाँ, कैसे राम होंगे, तो राम सामले होंगे। अब रामचंद्र जी को इतना बड़ा आंख मछली की तरह थोड़ा ना होगा, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर बना दिया गया। तो मधुबनी पेंटिंग में यही चीज है कि इसमें बारीक पर, उसके रियलिस्टिक्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि इसमें एक सांकेतिक रूप से तस्वीर बनाए जाते हैं और उसको विभिन्न रंगों के माध्यम से क्या किया जाता है, उकेरित किया जाता है, यानी विभिन्न रंगों को उसमें शामिल किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है। और एक चीज कॉमन रूप से देखने को मिलता है, इसके बाहर में देखिएगा ये बॉर्डर जरूर देते हैं लोग, नहीं तो इस पेंटिंग को देख करके आप कई तरीके इसके का फीचर वहां से निकाल सकते हैं। नहीं, चलिए लिखिएगा मधुबनी पेंटिंग के प्रकार, काइंड ऑफ। ये मधुबाला पेंटिंग कैसे लिखा गया है, लो मधुबनी पेंटिंग करिएगा। लगता है कीवर्ड वा जो है ना अपने से ले लेता है कई चीज, मधु, हाँ बनी। तो मधुबनी पेंटिंग बनाने के मुख्यतः दो तरीके माने जाते थे परंपरागत रूप से, कौन कौन, एक वॉल पेंटिंग और दूसरा फ्लोर पेंटिंग। लेकिन वर्तमान समय में मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए कई तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कपड़े, मास्क, कैनवास, सरकारी भवन, गवर्नमेंट बिल्डिंग और उसके दीवारों, सरकारी कार्यालय, गवर्नमेंट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी, यहां कॉमा दे दीजिएगा छूट गया है, पटना मेट्रो, लेटेस्ट ये वाला है। कोविड-19 के दौरान मास्क पर रेवंत कुमार मिश्र के द्वारा मधुबनी पेंटिंग किया गया था, इसलिए उसे मास्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये मेट्रो वाला है, इसको फोटो लगा दिए हैं इसी का। नया नया मेट्रो आया था, एकदम चमचमाता हुआ दिखाई पड़ता है एकदम, लेकिन इसमें कलाकारी कर दिया, लगता है कि बहुत पुराना मेट्रो है, ट्रेन है। तो ये परंपरा को दिखाने के लिए भगवान बुद्ध का है। ये देखो नालंदा महाविहार का पेंटिंग बनाया गया मधुबनी में है, बोधि वृक्ष है। हिंदी वाला हो गया तो अंग्रेजी वाला भी, यहाँ पे जगह नहीं था तो नीचे करके लिखा गया है।
कोविड-19 के दौरान मास्क पर रेवंत कुमार मिश्र के द्वारा मधुबनी पेंटिंग बनाई गई थी, इसलिए उसे मास्क मैन भी कहा जाता है। बस ठीक है। चलिए इसके प्रकार के बाद इसके विषय वस्तु देख लेंगे। तो विषय वस्तु में वही लोक परंपरागत कथाएं नहीं, उसमें पशु पक्षी आम जनजीवन से संबंधित वही उसका विषय वस्तु ही है। तो मेन वही है, तो घुमा घुमा के मेन से है, क्या करें। तो उसमें अपना कुछ नया डाल दो, वही चीज ही है विषय वस्तु, तो फिर चलो भाई। हाँ नोट्स है, इसको रखिएगा, नहीं हो तो फिर चेंज कर दीजिएगा। हाँ अरे वो जैसे आपका एक लय बना रहे, इस वजह से उसको पॉइंट वाइज किया जाता है। हाँ और उसमें जब वही बात बार बार आ रहा है तो उस चीज को जो बार बार आ रहा है उसको हटा देना है। लेकिन रियलिटी यही है कि उसी प्रकार के पेंटिंग बनाया ही जाता है। अभी देखिएगा इसमें इनोवेशन कुछ नया होता तो अभी हो सकता था कि जो चंद्रयान गया उसको चित्र में अंकित कर सकता था, या तो फिर मंगलयान गया उसको बना सकता था। लेकिन ज़्यादातर क्या देखने को मिल रहा है कि वही पुरानी कथा कहानी पर आधारित जो है चित्र। हाँ हाँ कौन सा पेंटिंग? तो उसमें क्या क्या बना है? हाँ हाँ कुछ नया क्या नया चीज़ आ रहा है तो उसको फिर इनोवेट, जहाँ क्योंकि जहाँ आप लोग देख रहे हैं उस चीज़ को, उस अनुभव को जरूर लेखन में शामिल कीजिएगा। इसमें ये वाला बस विषय वस्तु में क्या किया है ना कि हमने बांटा है कि भित्ति चित्र में क्या क्या बनाया जाता था वॉल पेंटिंग में। तो वॉल पेंटिंग क्योंकि एक बड़ा सा जगह होता था तो उसमें कोहबर बनाए जाते थे, और कोहबर के चारों ओर क्या बनाया जाता था? यक्ष यक्षिणी, मतलब जो महिलाएं हैं वो स्वागत के लिए खड़ी होंगी, उसको यक्ष यक्षिणी कहा जाता है। और फिर राम सीता कृष्ण दुर्गा ये सब वॉल पेंटिंग में बनाया जाता था इसके सब्जेक्ट मैटर में। और जो अरिपन जो फ्लोर पेंटिंग होता था उसमें मुख्यतः महिला क्या करती थी कि जो दरवाजे के चौखट के बाहर जो फर्श होता था, फ्लोर होता था, वहां पे या तो आंगन में या तो मंदिर के जो फ्लोर है वहां पे रंगोली के टाइप का चित्र बनाते थे। तो उसमें कौन सा क्या क्या चित्र बनाते थे? क्योंकि देखो फ्लोर पर देवी देवताओं का चित्र बहुत कम ही बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि पैर ना लग जाए। हाँ। तो देवी देवता वाला जैसे बहुत विशेष जगह होगा तो इसको काट दीजिएगा, ये गलती से हो गया है, देवी देवता वाला इसमें नहीं डालिएगा। इसलिए इसको बताया था विषय वस्तु में कि जो दीवार पे होगा तो वहां पे देवी देवताओं को बनाया जाएगा। लेकिन फ्लोर में क्यों नहीं बनाया जाता है कि मतलब आप पार हो रहे हैं और भगवान का चित्र बना दिया गया तो उस पर चढ़ के कैसे पार होइएगा? ये कॉमन सेंस वाला चीज है, ठीक है। तो इस वजह से इसको कैटेगराइज करने के लिए इसको कि वॉल पेंटिंग में क्या क्या बनाया जाएगा और इसमें क्या बनाया जाएगा। कुछ शब्द जैसे दोहराव हो रहा है तो उसको चेंज कर दीजिएगा, है ना, यही चीज था। ये तांत्रिक प्रतीक मतलब समझते हैं? ये जैसे होगा एक माथा एक ऐसे करके बना दिया जाएगा, है ना, और दो गो हड्डी ये बना दिया जाएगा। देखते हैं ना कि पूरा अथी हड्डी क्रॉस करके हड्डी रहेगा ऐसे करके,
ये प्रतीक चिन्ह जादू टोना वाला हो गया। हाँ, अब जैसे शुभ प्रतीक है, कई बार जो अच्छे संकेत होते हैं, तो क्या हो जाएगा, दीपक, दिया जलता हुआ चित्र बना देगा, या तो फिर स्वास्तिक चिन्ह होंगे, तो उसको भी बनाया जाता था। तो ये वाला जो है ना, आप लोग जहां पे ये तांत्रिक वगैरह सब करिएगा तो आसान है, इसको बना दीजिएगा चित्र, ये सब तो बनाना आसान है। जैसे स्वास्तिक चिन्ह हो गया तो उसको बना दीजिएगा थोड़ा सा इस तरह से बाउंड्री दे करके। हो गया? इंग्लिश वाला देख लीजिए। अब जैसे इसका पूरा वाला नहीं लिखिएगा तो कुछ एग्जाम्पल दे करके भी आप लिख सकते हैं कि वॉल पेंटिंग में इसको शामिल किया जाता था। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। क्या हुआ? हाँ हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं, करते हैं बाद में, ठीक है। अरिपन के जगह पे आप लिख सकते हैं फ्लोर पेंटिंग। हो गया? अब इसमें किस प्रकार के कलर्स यूज होंगे? हाँ, नेचुरल कलर। लेकिन वर्तमान समय में नेचुरल कलर के अलावे केमिकल कलर का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब बताओ, क्योंकि इसका जो प्रकार था, पहले तो 2 ही प्रकार बनाए जाते थे, वॉल पेंटिंग और फ्लोर पेंटिंग, लेकिन अब तो अलग अलग जगह पर। अब बताओ कपड़े पे कैसे आप नेचुरल पेंटिंग करोगे? तब उसके लिए तो अब कलर का भी बदलाव हुआ है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टिंग में जो है मुख्य रूप से इसका पेंट में कौन सा कलर का यूज किया जाता था? नेचुरल कलर, जो कि कलाकार खुद से बनाते थे। लेकिन वर्तमान समय में इसके रंग में भी परिवर्तन आया है और रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो पहले जो प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता था, उसमें सादा जो रंग होते थे उसको कैसे बनाया जाता था? चावल को पीस करके चूना से, लाइमस्टोन, इसके बाद फिर हरे पत्ते से हरे रंग का यूज, या तो फिर 2 रंगों को मिश्रण से भी हरे रंग बनाए जा सकते थे। जैसे कल ही मैंने बताया था, नीला और पीला मिला दीजिएगा तो वहां पे बन जाएगा हरा। इसके अलावा कालिख या काजल से जो है काला रंग हो गया। नील से नील रंग, नील की खेती तो होता ही था और इसका उत्पादन भी इसी वजह से कराया जाता था कि कपड़ों को डाई करने के लिए। इसके बाद फिर देखिएगा लाल मिट्टी से लाल रंग, या तो फिर गेरुआ जो ग्रे कलर, क्या उसको कौन सा कलर बोला जाता है मिट्टी में? ग्रे ही बोला जाता है, उस तरह की मिट्टी का भी। हाँ, केसरिया रंग का प्रयोग पलाश के फूल होते थे। पलाश का फूल आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है? जंगलों में मिलता है, ये हम लोग की तरफ जंगल है तो मिलता है पलाश। वो आपका ऑरेंज कलर का होता है उसका फूल, और उसको हाथ में लगाइएगा ना, हाथ ऑरेंज जैसा हो जाएगा। बड़ा उसका पिगमेंट जो है ना, वो पत्ता पे रहता है, उसके बाहर में भी रहता है। उसमें रस गारने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे करिएगा तो पूरा थोड़ा लगा करके इसको कर सकते हैं ऑरेंज। तो पलाश के फूल से केसरिया रंग, जिसको ऑरेंज आप कह सकते हैं, और हल्दी से पीला रंग, इसको बनाया जाता था। वर्तमान समय में
2 बार हो गया है। वर्तमान समय में इसमें रासायनिक रंगों का भी प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, अब इसके उपकरण, टूल्स, इस पेंटिंग को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला तो इसको बाउंड्री करने के लिए, माप जोक करने के लिए उसका साइज बनाना होगा। और जब माप जोक करेंगे तो जियोमेट्री बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या तो जियोमेट्री शैली का यूज कर सकते हैं, आरेखीय विधि जिसको बोलते हैं। इसके बाद रंग भरने के लिए, खास करके जो फ्लोर पे या रिपन पे 2 तरीके से रंग भरा जाता था। अरे नहीं, जैसे जियोमेट्री वाला, जैसे आप फ्लोर पेंटिंग कर रहे हैं या दीवालों पे कर रहे हैं, तो एक आकार तो दीजिएगा ना कि इतना दूर में बनाना है। बॉर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन माप जो को क्या कहते हैं, ज्योमेट्री ही कहा जाता है। आरेखीय मतलब खींचना, एक आरेख बनाना, एक रफ चीज बनाना, इसके बाद फिर रंग भरा जाएगा। लेकिन पटना कलम में क्या था, उसका डायरेक्ट वो क्या करते थे, पेंटिंग ही करते थे। यही अंतर है। और रंग भरने के लिए खास करके जो ग्राउंड फ्लोर होता है था, उसमें उंगली से रंग लगाया जाता था, भरा जाता था। या तो जो बांस के कुच्ची होता है ना, बांस का, जैसे पहले जमाने में क्या करता था कि ब्रश नहीं मिलता था, तो बांस के कुच्ची को या तो उसको चूर करके बनाते थे, या तो फिर जो दतमन के तरह उसको पीस दिया जाता था, उससे बनाया जाता था। या तो ब्रश में कपड़े लपेट दिया जाता था, मतलब जो एक जैसे बांस का तना हुआ, डंटी हुआ, उसमें कपड़े या रुई को लपेट करके उसको पेंट किया जाता था। तो मुख्य रूप से ब्रश का उपयोग किया जाता था बांस की कुच्ची के रूप में। लेकिन वर्तमान समय में जो पेंटिंग, ये जो नेचुरल वाला था, अब ये परिवर्तन हुआ है, रंग भी रासायनिक हो गया है, और जो टूल्स का यूज किया जा रहा है वो भी आधुनिक हो गया है। जैसे कि आधुनिक जो ब्रश है उसका साइज के आधार पर के, यानी कि जो आंख बनाने के लिए उसका छोटा ब्रश होगा, पेंसिल वाला ब्रश, और उसको कलर करने के लिए बड़ा ब्रश होगा। तो जो आधुनिक मॉडर्न ब्रश है उसका यूज किया जा रहा है। तो यही सब है इसका टूल्स में। चलिए, हो गया। इसका चित्रकार, मैक्सिमम इसके चित्रकार कैसे लोग होंगे, विमेन। इसलिए इसको मधुबनी पेंटिंग को वुमेन पेंटिंग भी कहा जाता है, महिला चित्रकार शैली। लेकिन हाल के वर्षों में इसमें कुछ पुरुष भी शामिल हुए हैं। तो महिला है तो उसमें कुछ महिला चित्रकार का नाम उदाहरण के रूप में देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे महिला चित्रकार का नाम है, जैसे भगवती देवी, जगदम्बा देवी, कौशल्या देवी, सिया देवी, बउआ देवी, महासुंदरी देवी, दुलारी देवी, गंगा देवी, भारती दयाल, विभा लाल को नेशनल अवार्ड भी मिला था। और जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री था, उन्होंने इसको, मतलब कपड़ा मंत्रालय ने नेशनल अवार्ड दिया था, 2022 में दिया गया था, हाँ, विभा लाल को। शांति देवी,
चलिए हो गया है। तो अब इसका अचीवमेंट थोड़ा सा देख लीजिए महिला चित्रकार का। पिछले 50 वर्ष का उदाहरण ले लीजिए, 48 वर्ष क्या है, सीधे 50 वर्ष कर दीजिए। पिछले 50 वर्ष में इसके जो चित्रकार हैं उसमें से 8 लोगों को, यदि इधर 2024-25 में नहीं मिला है तो 8 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो इसमें पद्मश्री जिनको मिला है तो सब 8 को तो 8 याद रहेगा भी नहीं, तो 1-2 का नाम लिख देना है उदाहरण के तौर पर। तो उदाहरण के तौर पर 2 लोगों का नाम, जैसे जगदम्बा देवी और महासुंदरी देवी। और 2022 ईस्वी में वस्त्र मंत्रालय के द्वारा विभा लाल को नेशनल अवार्ड भी दिया गया है, उसको सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में इस चित्रकला शैली के अंतर्गत कई पुरुष कलाकार भी उभर करके सामने आया है, जिसमें एक नाम तो हमने इतना बार बोला है कि याद ही हो गया होगा, रेमंत कुमार मिश्र, जिसने मास्क पर पेंटिंग किया था। और एक नाम और याद रख कर लीजिएगा, राजकुमार लाल। ऐसे और भी कई कलाकार हैं, पुरुष कलाकार, लेकिन 2 याद रख लीजिएगा। जैसे कि पटना कलम में आप लोगों ने 2 महिला कलाकार का नाम याद रखा था, कौन सा, दक्षो बीबी और सोना बीबी। उसी तरह से इसमें 2 पुरुष का नाम याद रख लीजिएगा, रेवंत कुमार मिश्र और राजकुमार लाल। इसमें बहुत जल्दी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। लिखाने वाला में ज़्यादा समय लगता है, बोल के लिखाने में। चलो देखो और लिखो दोनों। टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ परिवर्तन कर दिया। हम लोग इस चीज़ को करते नहीं थे। दूसरे संस्थान में देखते हैं, प्राइवेट वाला में इसी तरह से लोग पढ़ा रहा है। हम कभी इस तरह नहीं पढ़ाते थे, लेकिन लोग खूब पसंद करता है। चलो ऑडियो विजुअल दोनों तरीके से लोग, तो चलो समय के साथ अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ऐसे ही इसको अच्छा शैली नहीं माना जाता है। जैसे ऑनलाइन आ गया है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन करने के लिए, तो ऑनलाइन वाले को ज़्यादा फायदा हो जाता है। क्योंकि आप वो देखिएगा स्टार्टिंग में, जबकि गुरुजी अपने से पढ़ाते थे, बोल के लिखाते थे, उसमें माना जाता था कि गुरुजी को बड़ा नॉलेज है। और ऐसे ये पहले से लिख दिया तो उधर से कमेंट आएगा, सर वो साहब तो लिख ले है, तो आप क्या बता रहे हैं। हाँ, तो वो तो कोई भी आके ऐसे ऐसे उंगली करके बता देगा। तो एक चीज़ ये इसका निगेटिव एस्पेक्ट है, टीचर की प्रतिष्ठा पे सवाल आ जाता है। हाँ, तो ऑफलाइन ही तो कर रहे हैं, तो लिख रहे हो ना, ये काफ़ी है। समस्या क्या है ना कि आप लोग बाइलिंगुअल दोनों वाला हो। प्रीलिम्स में तो काम चल जाता है, मेंस में क्या होता है कि आपको इंग्लिश भी बोलो, हिंदी भी बोलो, है ना। इससे अच्छा है कि दोनों एक जगह कर दिए हैं, अपने अपने अनुसार से चुन लो। अब एक ही बैच जैसे रहता ना, हिंदी या इंग्लिश वाला। हाँ हाँ, 24 में गोदना देवी को, तो लेटेस्ट वाला कर लीजिएगा सामने। वो उसी के अंतर्गत एक सब स्टाइल हो सकता है। अरे गोदना जैसे हाथ पे पहले के जमाने में, नहीं मधुबनी नहीं बनाया जाता है। ये बहुत पुरानी एक शैली रहा है। पुराने जमाने की जो औरतें या पुरुष होता था, खास करके महिलाएं, वो गोदना करवाती थी अपने पूरे शरीर में। जैसे अभी टैटू बनवाता है ना लोग, उसको टैटू कहता है।
तो स्टार्टिंग में मतलब पहले जमाने में इसका नाम था गोदना, और ये गोदने वाले कुछ पर्टिकुलर टाइप के उसका एक कम्युनिटी होता था, और वो आता था, और क्योंकि ये उसके शरीर में मतलब दाग दाग करके उसको चिन्हित किया जाता था, तो बड़ा दर्द होता था। हाँ, दादी लोग बताती हैं। तो उनका ये यहाँ पे जैसे नहीं ऐसे करके ये बनाया जाता था, हाथ पे बाजू पे इस तरह करके कई लोग बनाते थे। मेहंदी आजकल लोग मेहंदी यहाँ पे लगाते हैं लड़कियाँ, लेकिन पहले ज़माने में ये पूरा ये गोदना ही करवा लिया जाता था। हाँ, अब तो ऐसे निशान के तौर पर करवाता है लोग, और ज़्यादातर अपने प्रेमी और प्रेमिका या हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखवाता है। हाँ, तो टैटू उसको रिप्लेस किया है। हालांकि टैटू आसान होता है, उसमें दर्द नहीं होता है, तो उसमें दर्द होता था, इसलिए उसमें गोदना करवाने के लिए तो उसके दिमाग को, क्योंकि पहले तो ये नहीं क्या उसको लगाया जाता है जहाँ के दर्द नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है, एथेनेसिया की क्या, एंथेसिया। तो वो नहीं होता था, तो उसका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए गीत गाया जाता था, और काफ़ी पॉपुलर रहा है ये वाला फोक गीत होता था, गोदना गोदवाने वाला। उस स्पेशली वो गोदने वाले ही गाती थी। तो इसको जीआई टैग मिला है क्या 2024 में? तो ये मिथिला पेंटिंग के अंतर्गत नहीं है, वो अलग प्रकार का वो कलाकारी है, मधुबनी के अंतर्गत ही आता है। तो ठीक है, तो अच्छा, गोदना स्टाइल में मधुबनी पेंटिंग, तो ये शॉर्ट वाला में पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। तो आप लोग जहां भी देखे हैं पढ़े हैं उसको नोट कर लीजिएगा। मेरे माइंड में ये नहीं था, हमने नहीं देखा है। हाँ हाँ, तो ठीक है, इसी आधार पर आप लोग कर लीजिएगा, उसको शॉर्ट में पूछा जा सकता है गोदना स्टाइल पेंटिंग्स क्या है। शिवान पासवान, अच्छा, दोनों हस्बैंड वाइफ है। चलिए, अब इसका हम लोग जो है मूल्यांकन करते हैं। मधुबनी पेंटिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी इसकी समृद्धि हुई है, काफी इसका विस्तार हुआ है। देश विदेशों में इसके लिए कई जो है म्यूजियम यानी संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। विदेशों की बात करें या देश की बात करें, तो देश में ही देख ले तो नई दिल्ली कला और शिल्प कला संग्रहालय बनाया गया है नई दिल्ली में, जहाँ की मधुबनी पेंटिंग्स को संजो करके रखा जाता है। उसी प्रकार से दरभंगा में चंद्रधारी मिथिला संग्रहालय है। विदेशों में बात करें तो बेल्जियम में सिग्रेट आर्ट्स म्यूजियम है, सीक्रेट नहीं सिग्रेट। जापान में मिथिला संग्रहालय बनाया गया है। फिर नॉर्वे में भी एक संग्रहालय बनाया गया है, नॉर्वे संग्रहालय। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स को जीआई टैग भी मिल चुका है, और बिहार सरकार के द्वारा पटना के गांधी मैदान में सरस मेला का भी आयोजन करवाया जाता है। शायद अभी लगा है कि नहीं लगा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रत्येक साल सरस मेला लगता है, 1 महीना का, लगभग 20 दिन का। और उस सरस मेला में मधुबनी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी के तौर पर वहाँ पे लगाया जाता है, तो वहाँ से भी उसको प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिल रही है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा कई चित्रकारों को समय समय पर पुरस्कार दिया जा रहा है मनोबल बढ़ाने के लिए, यानी कि कई स्तरों पर सरकारी प्रयास मधुबनी पेंटिंग को विकसित करने के लिए या उसको प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी, तो इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे। मेंस में सीक्वेंस वाइज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अब जैसे फ्लो चार्ट बना लेने के बाद उसी के आधार पर सारा नॉलेज एकदम सीक्वेंस वाइज करके चलेंगे क्रमिक रूप से। नहीं तो नॉलेज रहेगा जहाँ तहाँ आप लिख देंगे तो उससे अच्छा नहीं माना जाता है। सीक्वेंस वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, बुलेट पॉइंट का प्रयोग करते चलिए, ये अच्छा माना जाता है।
गोदना वाला में ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहें कि ये बरसों पुरानी एक, इसको एंथ्रोपोलॉजी में इसको टोटम कहा जाता है, टैबू एंड टोटम, मतलब एक विश्वास है, मान्यता है। कई लोग मानते थे कि ये गोदना नहीं जो करवाएगा तो उसके ऊपर जो है मतलब अलग प्रकार की उस पर छाया आ जाएगा या तो इस तरह से। तो लड़कों को भी लड़का को हालांकि नहीं करवाया जाता था, लेकिन उसको चिन्ह कहीं कहीं दिलवा दिया जाता था, जैसे आँख के पास या तो यहाँ पे माथा पे दिलवा दिया जाता था। अब कुछ भी रीजन तो होगा ही, कोई भी परंपरा बनती है उसके पीछे। आज देखो जैसे ये यूरोप में मान्यता नहीं थी, लेकिन आप देखो जो एक तो लोग अपना शरीर बना रहा है बॉडी बिल्डिंग करके, और हाथ पे बाजू पे टैटू, लड़का हो या लड़की सब लोग जो है बनवा रहा है। तो टैटू, वही टैटू और टैबू इस तरह से जो है उसको एक मतलब इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया। ये परंपरागत एक शैली है, लेकिन इसको अब आधुनिक तौर पर इसको तब्दील कर दिया गया है टैटू बनवाने का। सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर है, पूरा शरीर में ही टैटू बनवा लिया है वो। हाँ, वो हार्दिक पांड्या, वो सब हार्दिक पांड्या कैरेबियन स्टाइल में अपना जीवन जीता है। हाँ, वो कभी बाल उजला करवा लेगा, कभी मुर्गा कट करवा लेगा, कैरेबियन वाला कल्चर। हिंदी वाला, अच्छा तो अरे अपने मन से भी थोड़ा सा लिखो, उसमें समझ लेना है, अपने मन से लिखना है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल के वर्षों में फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों में एक हीन भावना भर रहा था, लेकिन 69 बीपीएससी जो हुआ 69th का, उसमें टॉप 10 में लगभग 4 से 5 बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट जो रैंक लाया वो भी हिंदी मीडियम का है, तो इसलिए काफ़ी स्कोप है हिंदी मीडियम वाले का भी। तो एक अब देखिए हीन भावना बढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम के बच्चों में, खास करके एसे के प्रति। जो एसे लाया गया है ना, इसमें हीन भावना कैसे भर गया कि बीपीएससी के बच्चों को एसे लिखने का प्रैक्टिस था नहीं, और 68 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया एसे को। यूपीएससी के बच्चे बहुत अच्छे थे एसे लिखने में, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ाई करते हैं, एसे से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसमें जो तीसरा जो सेक्शन था ना, वो फाक एसे यानी लोक कला या मुहावरा पर आधारित एसे। ना राधा का नौमन घी होगी, ना राधा नाचेगी, अंग्रेजी में समझो। तो ये ऐसे ऐसे जो मुहावरा और जो ये लोक कथाएं या लोकोक्ति इसको कहा जाता है, लोकपंक्ति या लोकोक्ति, या उसको मुहावरा भी कह सकते हैं। पानी में मछली नो टुकड़ा बखरा, और लिखा भी अंग्रेजी में पानी PAANI, पानी में मछली MACHAR, मछली ऐसे करके। वो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन भी नहीं करेगा, ले इंग्लिश मीडियम वाला फंस गया उसमें। नहीं तो उसमें यूपीएससी में एसे का 2 टाइप है, एक फिलोसफिकल एसे है, एक कंटेम्प्रेरी एसे है। किसमें? हाँ, किसमें? वो यूपीएससी वाला तो चलो वो उसका बच्चा ट्रेंड है, लेकिन जो स्थानीय लोकपंक्ति जो लोकोक्ति पूछा गया, अंग्रेजी मीडियम वाला बच्चा बहुत परेशान हो गया। और हिंदी वाला तो गांव देहात में रहता है, सरकारी विद्यालय में पढ़े लिखे हैं, वो कुछ वो जोड़ करके जो है लिखा, तो जिस वजह से ऐसे में इंग्लिश मीडियम वाले से उसका मार्क्स थोड़ा सा अच्छा आ गया, जिस वजह से कई हिंदी मीडियम के बच्चे जो है अच्छा रैंक ले आए। अब धीरे धीरे वो भी अब जाके दादा दादी के पास बैठ रहे हैं, नहीं तो पहले
फैंसी मीडियम वाले वो तो पुराने बूढ़े लोग के पास बैठना ही नहीं चाहते थे। उसको लगता था कि उसका जो है शब्दावली, जो बिहारी लैंग्वेज है, वो टोन उसका खराब हो जाएगा ना। टोन खराब मतलब कि वो फ्रेश बाइलिंगुअल इंग्लिश बोलने वाले आदमी हैं। हाँ, तो आप जैसे जैबे करी, खैबे करी, ये सब लगता था कि तुम गंवार हो, तुमको बोलने नहीं आता है। अब वो ऐसे ही करके पूछ रहा है, तुमको जानना ही पड़ेगा कि जैबे करी और खैबे करी, नहीं तो फिर वो 100 नंबर का ऐसे है। इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाइए। हाँ, अरे नहीं, मतलब अलग अलग क्षेत्र में, जैसे ऐसे में भी क्या है कि जैसे अभी पीपीएससी में जो ज़्यादातर जो अधिकारी वगैरह है या तो क्वेश्चन सेटर है, हो सकता है कि ये मिथिला एरिया का हो या भोजपुरी वाले हो, तो ज़्यादातर जो कहावतें हैं वो अपने रीजनल कहावतों को ध्यान में देता है। जैसे पिछले बार एक सवाल पूछा था, मूस मुरहिया लोढ़ा हुई है, हाथी ना घोड़ा हुई है। हाँ, तो मूस मुरहिया है, लोढ़ा हुई है। तो मूस कहता है कि माउस, चूहा, और मूस, अब लोग इंग्लिश फैंसी मीडियम वाले हो तो समझ ही नहीं पाता है मूस क्या होता, माउस का है, तो एक तो यही नहीं। और मूस को मोटाने से यदि लोढ़ा जैसे हो जाए, हाँ, मूस मुरहिया लोढ़ा हुई हैं, हाथी ना घोड़ा हुई हैं, यानी कि जो हाथी घोड़ा वो हाथी बनने का प्रयास करेगा, मतलब जो आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को पहचानिए। मूसा कभी मोटा नहीं हो सकता है, कितना भी फूल जाए तो मोढ़ा नहीं हो सकता है। उसी तरह से हाथी कभी घोड़ा नहीं हो सकता है, घोड़ा कभी हाथी नहीं हो सकता है। हाथी ना घोड़ा हुई है। हाँ, वही चीज है, जैसे गधा कभी घोड़ा थोड़ा ना बन सकता है। तो अलग अलग ये रीजनल कथाएं हैं, कहावतें हैं। तो एक ये इसमें फिलॉसफी छुपी हुई है। मतलब ये लोक कथाएं क्या होता है कि कम शब्दों में एक पूरा उसका सार प्रस्तुत कर देता है, मतलब उसका एक लोकपंक्ति दे देता है। जैसे कि उर्दू में जो समझ रहे हैं स्टार्ट कैसे करना है, कि सबसे पहले समझना है कि इस किस टोन में पूछा गया है। मतलब जो आपके अंदर क्षमता है उस क्षमता को पहचानिए। आप चूहा है तो आपकी कैपेसिटी चूहा वाला है, आपका ये अरे वही है, जितना आपका पैर है उतना ही चादर जितना चादर है उतना ही पैर पसारी है, उससे ज्यादा जो है अब नहीं कर सकते हैं। अब एक मान लीजिए कि और जैसे लोकपंक्ति है जो पिछले बार ही पूछा था, पानी में मछली नो टुकड़ा बखारा। हालांकि इसको अंगिका भाषा में कहा जाता है पानी में मछली नो कुटिया बखारा। कुटी का मतलब होता है जैसे छोटा छोटा टुकड़ा, और ये भोजपुरी वाला जो शब्द है उसमें टुकड़ा कह देता है, हिंदी से मिलता जुलता है। अब मान लो कि इसी को यदि अंगिका भाषा का कोई सेटर होगा और पूछ दिया जाए कि पानी में मछली, हालांकि ये मिथिलांचल वाला शब्द है मछली, वहां अंगिका में बोला जाता है पानी में मछली नो कुटिया बखारा। मछली को मछली इधर बोला जाता है। अब ये वाला कुटिया वाला कर देगा तो कुटिया इसमें क्या समझेगा, हट मने झोपड़ी वाला कुटिया तो नहीं ना है। तो ये शब्द बहुत इसमें फैक्टर करता है समझने में, समझना है। यानी कि अभी मछली पानी में है, उसको मारा नहीं गया है। मतलब जो पकड़ता मछली जो मारने वाले लोग होते थे, लेकिन पहले घर में प्लानिंग चल रहा है कि इसको 1 पीस मिलेगा, इसको 2 पीस मिलेगा, इसको 3 पीस मिलेगा। यानी कि अभी आपने वो अचीवमेंट हासिल नहीं किया है, लेकिन पहले से प्लानिंग तय कर दिया है कि अभी ऑफिसर नहीं बने हो, लेकिन पहले से कि हम इस गाड़ी में घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे। हाइपोथेटिकली सोचना, हाँ, ख्याली पुलाव उसी को। हाँ, तो अब उसको समझ गए तो आप इसको बताना है कि बिहार में यह लोकपंक्ति इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध रहा है, जिसका ऐसे कहावत का अर्थ ये होता है, कहावत का ये है कि अभी पानी में मछली है
लेकिन उसका 9 टुकड़ा जो है पहले से ही बंटवारा करने का प्लानिंग किया जा रहा है। अर्थात दार्शनिक अर्थ ये हुआ, अभी जिस कार्य के लिए वो प्लानिंग कर रहा है उसमें सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन पहले ही ख्याली पुलाव या हाइपोथेटिकली, यानी कि उसको क्या कह सकते हैं, कल्पना शक्ति उसका इतना वो सोच लिया है कि पहले से वो प्लानिंग, मतलब ज़्यादा बोलना करना कम। यानी कि कई बार क्या होता है कि खाली वो फेंकेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसका रियलिटी लाइफ से उसका क्या है, कोई मतलब नहीं है। अब उसका कहाँ कहाँ पे उसका देखने को मिलता है, अब क्योंकि आपको 650 से 700 वर्ड में लिखना है, तो पहले उसको एक्सप्लेन करना है पहला पैरा में, दूसरा पहला पैरा में, तो उसका अब डायमेंशन देखिएगा, ये चीज कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसका सामाजिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा भाई। समाज में ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो कार्य उसका जो है शून्य होता है, लेकिन वो अपना जो है प्रभाव जमाने के लिए लंबा लंबा बात करते हैं। तो दूसरा डायमेंशन सामाजिक के बाद राजनीति में जाइए। राजनीति में तो ये कहानी, ये जो लोकपंथी काफी प्रभावशाली देखने को मिले। अब किसी का नाम नहीं बताना है, लेकिन हाँ हाइपोथेटिकली बात करें, या तो यदि उदाहरण के लिए दे रहे हैं तो मेरे गांव में एक श्याम नामक का नेता था, और अपने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए तरह तरह, तो किसी का नाम नहीं डालना है, लेकिन हाइपोथेटिकली एक इमेजिन करके नाम, हाँ पॉलिसी में आपका देखो, अब इसको बोल सकते हो आर्थिक, वहां पे आप इकोनॉमी में बता सकते हो, या तो घर के सामाजिक में जब बताओगे तो वहां पे घर के बजटिंग में भी देखो, इसे जोड़ करके किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हो, है ना, कई उसका डायमेंशन 5, 7, 10 डायमेंशन लिखो 100 वर्ड्स का, इसके बाद फिर उसका एनालिसिस कर दो। तो यही चीज है, और ये चीज इंग्लिश मीडियम वाले के लिए स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा था। इसका उपाय यह है कि थोड़ा सा पुराने लोगों के साथ संपर्क में रहे, दादा दादी के साथ। वो अरे मेरे दादाजी तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके पास मतलब कई ऐसे वो बीच बीच में जो बोल देते थे इस तरह के लोकपंथी, हाँ, तो मतलब कब प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे बहाना बना रहे हैं, परीक्षा में मतलब एग्जाम दिए और फेल कर गए, तो अपने ऊपर वो अपनी जिम्मेवारी नहीं लेगा, वो घुमाएगा कि वो क्वेश्चन टफ था, वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। तो उसके लिए एक कथा कहानी होगा कि ना राधा का नमन घी होगी, ना राधा नाचेगी। हाँ, मतलब राधा नाचने के लिए फरमाइश करेगा कि हम बोलते थे ना कि हम फेल हो जाएंगे, हमको पटना नहीं भेजे पढ़ने के लिए, हमारा वहाँ एडमिशन नहीं कराए, मतलब अपने ऊपर दोष नहीं दे करके दूसरे वो बहाना बना। एक उसी तरह से मिलता जुलता और लोकपंथी है, आंख में गड़लो खटको और देवा का दोष। खटको का मतलब होता है आंख में जो है ना रोने का मन होता है, तो देखो बोलेगा कि कुछ पड़ गया है, हाँ, आंख में छोटा छोटा जो अथी होता है ना, खटको मतलब टुकड़ा, और फिर वो देवा का दोष, देवा माने भगवान, मतलब किसी, हाँ, तो कई भाषाओं में इसका अलग अलग है। तो ये सब खांटी जो देहाती भाषा है, लोक भाषा, आंचलिक भाषा जिसको बोला जाता है, फोक लैंग्वेज, उसमें चीजों को आप लोग कम से कम 30 से 40 जो है ऐसे लोकपंथियों को, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, और इस तरह के एक लिस्ट बना लीजिएगा, चार्ट, और उसका ऐसे नहीं लिखना है, खाली उसका क्या करना है कि उसका अर्थ लिख लेना है, 1 से 2 लाइन में इसका अर्थ क्या होता है। जैसे ही अर्थ लिख लीजिएगा तो आपका समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो फिर वो आपका ऐसे नहीं गड़बड़ाएगा। नहीं तो यदि गलत समझ लिए तो पूरा ऐसे ही खराब हो जाएगा आपका। वही पिछले बार इंग्लिश मीडियम के साथ हुआ हादसा, यानी 2 नंबर तो उसका एकदम बहुत परफेक्ट गया,
जो आपका फिलोसफिकल और कंटेम्प्रेरी वाला था। ऐसे तो बीपीएससी कंटेम्प्रेरी ही पूछ रहे हैं इधर, लेकिन एक लास्ट वाला जो ऐसे जो पूछता है ना 4 गो में से एगो, वो वही एकदम आंचलिक एकदम फोक लैंग्वेज वाला है, वो गड़बड़ा दे रहा है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाला गर्व ना करें आप। हालांकि उसके पास ऑप्शन ये रहता है कि 4 गो है, 4 गो में से एगो वो टिप लेता है, लेकिन इंग्लिश वाला के लिए थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। तो इसके लिए अब थोड़ा आप लोग जो है ऐसे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वो तो ठीक है वो एग्जाम के समय, लेकिन आप लोग खुद से भी जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। ऐसे के लिए सचेत कर दिए आप। चलो इसमें कमियां निकालो तो क्या है। सबसे पहला कमी तो इसमें महिलाएं ही ज्यादातर है, तो पुरुषों की भागीदारी सीमित है। तो जब लैंगिक असमानता इस पेंटिंग में देखने को मिलती है। और हालांकि महिलाएं भी जो शामिल है इसमें ज्यादातर मिथिलांचल क्षेत्र की महिलाओं में उच्च जाति की महिलाएं ज्यादा इसमें शामिल है। तो इसमें जो एक इंक्लूसिव जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसमें कम देखने को मिल रहा है। यानी जितना भी कलाकार आपको मिलेगा प्रोफेशनली, वो सब उच्च जाति की महिलाएं, जैसे ब्राह्मण हो गया, कायस्थ हो गया, या राजपूत महिलाएं हो गई, तो ये इनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो इसलिए इसमें एक कमी यह है कि सारी महिलाओं का इसमें समावेशन थोड़ा सा कम है। इसके बाद फिर इसमें जो इसका चित्र बनाता है, तो मेन जो इसका फीचर है उसमें धार्मिक एक मेन सेंट्रिक पॉइंट है, धर्म, रिलीजन। लेकिन उस रिलीजन में केवल हिंदू देवी देवताओं का ही चित्र अंकित किया जा रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या देखने को मिल रहा है, सेकुलरिज्म का थोड़ा सा अभाव देखने को मिलता है। तो यह ज़्यादा उसमें और कमी नहीं निकालिएगा, इतना ही है। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा शब्द सीमा में ध्यान दीजिएगा। मेन बात जब कह ही दिए हैं तो उसमें ज़्यादा तिल का ताड़ नहीं बनाना है, कमी ज़्यादा नहीं बताना है। एक और जोड़ सकते हैं, जैसे कि जैसे कोई फिगर बना है, जैसे राम सीता का जो स्वयंवर हो, तो वो मतलब कितना एग्जैक्ट है वो नहीं माना गया है, तो रफ स्केच खींच दी। हाँ, तो ये कमी उसका नहीं है, क्योंकि ये परंपरागत और लोक शैली में है। इसका कलाकार जो है, अब तो ठीक है कुछ प्रोफेशनली आ गए हैं इसमें जुड़ करके, लेकिन ये कॉमन एक मतलब क्या बोलेंगे पेंटिंग शैली है। तो ये परंपरा से भी चली आ रही है और प्रत्येक लोग की भागीदारी इसमें है, खास करके महिलाओं की। नहीं कुछ पेंटिंग करेगा तो शादी विवाह में कोहबर का पेंटिंग जरूर कर देगा। हाँ, कई तरीके का होता है। रंगोली देखो, अब तो मतलब सभी जगह रंगोली बनता है, लेकिन जो फ्लोर पे चावल का आटा जो होता था उसमें कई कलर मिला करके ही रंगोली बना देते थे मिथिला पेंटिंग का। तो इस चीज का तो इसमें परफेक्शन यदि देखोगे तो फिर इसमें सवाल ये बन जाएगा कि इसमें एक्सपर्ट कलाकार है ही नहीं, तो इसमें परफेक्शन का क्या उम्मीद कर सकते हैं। और एक ट्रेडिशन जब बन जाता है तो फिर चाह के भी उसमें आप नयापन नहीं ला सकते हैं। मतलब ये लंबी परंपरा बन गई है ना मिथिला पेंटिंग का। आप इसका जो नाक बनाया जा रहा है ऐसे, जैसे एक ऐसे करके बना दिया, तो ये परंपरागत चीजें चल रहा है। तो अब इसमें परफेक्शन एकदम पूरा परफेक्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा तो उसका मूल जो चित्र का जो शैली है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये अपने जो परंपरागत जो शैली लेकर के चल रहा था उसमें परिवर्तन, तो इसमें कमी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये एक परंपरागत शैली है। तो जो चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने का उसका मूल विषय से वो नहीं भटकना चाहता है। हाँ, वही स्टाइल ही है उसमें। हाँ, तो ये चीज़ है। तो मेन चीज़ ये जो है उस हो गया।
अंग्रेजी वाला थोड़ा देख लीजिए, डिसएडवांटेज। हो गया, दोनों लिख लिए हैं ना। चल, अब निष्कर्ष क्या लिखिएगा? निष्कर्ष लिखिएगा कि इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मधुबनी पेंटिंग एक लोक चित्रकला होने के बावजूद भी इसकी ख्याति क्या है, मतलब एक लोकल लेवल पर ये पेंटिंग की जाती है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उल्लेखनीय है। और जिसने कि बिहार के गौरव और उसके सांस्कृतिक पहचान को क्या किया है, सुनिश्चित किया है। यानी कि देश विदेश में देखिएगा इसका जो है संग्रहालय बनाया गया है। तो ये बिहार की गौरव और उसकी परंपरा को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। और इसमें से नया चीज, एक चीज जोड़ सकते हैं कि इसकी ख्याति इतने बढ़ने के बावजूद भी यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज है, मूर्ति या अमूर्त शैली में इसको शामिल करना चाहिए। तो एक आप उसमें सुझाव भी दे सकते हैं, एक नया चीज ऐड कर सकते हैं। हो गया। चलिए, कल आप लोग को बोले थे शॉर्ट वाला लिख कर क्या निकले, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? चलिए हम देख लेते हैं। आप लोग भागिएगा नहीं, आप लोग भाग जाते हैं, वहां पे बैठे रहते हैं, सबका कॉपी दिखा दीजिए, इसी जगह देख लेते हैं। कल नहीं आए थे आप? नहीं आए थे? उनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसमें 5+ ही मार्क्स मिलेगा साथ में। ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, ये सब चीज़ करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत अच्छा है। वेन डायग्राम वाला ठीक है। ठीक है। पटना वाला है ना? इसका चाहे तो थोड़ा सा जो है ना फ्लो चार्ट में ही दर्शाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे इसका फीचर या तो आप वैसे इम्पोर्टेंट्स लिख करके इसके चारों ओर कर सकते हैं, उसमें कुछ कॉमन चीज़ है तो उसके नीचे डाल सकते हैं, जैसे ये वाला डाला है आपने। लेकिन हर जगह नहीं करना है, कुछ जो है बुलेट पॉइंट में भी करना है, कुछ फ्लो चार्ट में कर दीजिए, है ना, इस तरह करके। ठीक है, अच्छा लिख रहे हैं, हाँ ठीक है। ठीक, लेकिन जहाँ जहाँ लगता है कि इसको फ्लो चार्ट वगैरह सब करने में कर सकते हैं। आप नहीं लिखे हैं? आपका ही है? और आपका? अच्छा, एब्सेंट है। आप लिखे हैं? आप लिखना है, आप तो आज ही आए हैं, आप भी नहीं लिखे हैं। बहाना देखो, पढ़ना स्टार्ट हो गया, इसलिए तो हम इसलिए यहाँ से आए, हम जल्दी कॉपी चेक नहीं करते हैं। आप लोग निकल जाते हैं वहाँ से साइड से। सब लिख के आइएगा। आप अभी नहीं लिखे?
थोड़ा फ्लो चार्ट का प्रयोग करिए, जिससे कि इसका फीचर है ना, फीचर में ही यहाँ बीच में फीचर डाल करके इसके चारों ओर करके उसका सिर्फ उसका क्या कीवर्ड्स को लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि इसका कहीं कहीं जैसे ये वाला डाला आपने बुलेट पॉइंट, ये वाला ठीक है, इसको आप कर देना था इसको अथी में फ्लो चार्ट में, ये बेहतर हो जाता। थोड़ा सा ये फिगर उगर बनाइए, कम से कम स्तूपा का तो जरूर बना दीजिए, स्तूप वगैरह जहाँ पे बनाए हैं उसको जरूर बना दीजिए। वही चीज़ है कि आप बुलेट पॉइंट पे लिखे तो इसको, ये थोड़ा सा बड़ा था, इसको बीच में विशेषता लिख करके इसका यहाँ पे ऐसे करके बना देना था। हाँ हाँ, उसके ऊपर में करके यहीं पे इसका कीवर्ड्स लिख दीजिएगा, जैसे पूरा शैली है, कहा जाता, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा शैली है ये सब वगैरह करके, इससे कम समय आपका बचत होगा। अब जैसे स्तूपा वगैरह सब जहाँ बनाएंगे जैसे स्थापत्य कला में, ये पटना कलम से एक्चुअली है, तो जैसे पटना कलम में कुछ फिगर बना दीजिए। क्या बना सकते हैं, जैसे कोई पक्षी का बना दीजिए, या तो फिर गोल घर का कम से कम कहीं पे ऐसे करके बना दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष ये वाला नहीं लिखना है, खाली मन में रखना है कि हम निष्कर्ष लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन इसको लिखना नहीं है, ठीक। मेरा तुमने नहीं लिखा है, लिखना है, इस तरह से बहानेबाजी नहीं करना है, ठीक है। कल जो है आप लोग मंदिर आर्ट्स पढ़ के आइएगा, ठीक है। हाँ, टेम्पल आर्ट्स, उसका जो भी फीचर है उसको, हालांकि नॉर्थ इंडिया वाला ही पूछा गया है, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल, तो हम लोग तीनों कवर करने का प्रयास करेंगे।